गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रमित कुमार पात्रा। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ओके। जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हैं, हम पहले एक बैक्टीरिया को हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं, उसको हम लोग ई कोलाई बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग का एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वही जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लाज्मिड में जो हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट होने के बाद एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग नेक्स्ट कुछ अदर बैक्टीरिया सेल्स में उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हम लोग उसको स्क्रीनिंग करते हैं, सॉरी सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं और फाइनली हमको प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये एक ओवरव्यू था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे या फिर इस चैप्टर में क्या होता है एक्चुअली। इसको अगर हम लोग थोड़ा और डिटेल से देखने की कोशिश करें, जैसे जब भी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बातें करते हैं, बैक्टीरिया में दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। बैक्टीरिया में एक होता है आपका न्यूक्लियोइड होता है और एक होता है आपका प्लाज्मिड होता है। हम लोग को बेसिकली ये प्लाज्मिड को आइसोलेट करना पड़ता है या फिर सेपरेट करना पड़ता है। So question arises होता है, क्वेश्चन arise here is that how we can isolate the plasmid। तो बेसिकली जब हम लोग प्लाज्मिड को आइसोलेट करने से पहले बैक्टीरिया का ऊपर जो ब्लू कलर का लिखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन या फिर सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, उसी सेल वॉल को हम लोग को पहले ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया लेंगे। बैक्टीरिया में से ये जो सर्कुलर जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। उसी सर्कुलर पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एक डोनर डीएनए लेंगे। और डोनर डीएनए भी कहाँ से मिलेगा आपको? डोनर डीएनए को आपको आइसोलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो आप लोग इंसुलिन का जीन को आपको इंसुलिन का जीन चाहिए। अब इंसुलिन का जीन को चाहे जीन कैस कहाँ पर होता है, आपका डीएनए पर होता है। सो पहले हमको जीन को पाने के लिए हमको पहले डीएनए को अलग करना पड़ेगा। जब हम लोग डीएनए और प्लाज्मिड को अलग कर लेंगे, दोनों जो आपका डीएनए होता है और आपका जो प्लाज्मिड होता है, दोनों को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो आपका प्लाज्मिड जिसको हम लोग बैक्टीरिया से मिला था जो प्लाज्मिड को, एंड आपका जो डीएनए होता है उसी को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे। जब हम लोग सेम एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्यों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो आपका जो कटिंग साइट होता है, जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होता है या फिर स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस होता है, उसको लाइगेट करने में इजी होता है। इसलिए हम लोग दो, जो आपका ह्यूमन डीएनए या फिर जो प्लाज्मिड होता है उसी को हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। जब हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिए, जो प्लाज्मिड भी है ऐसा ब्रेक जैसा दिखता है, इसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं। और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है वो मिल गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब ये है, जो भी जीन आप चाहते हो, जैसे मान लो कोई अगर चाहेगा कि इंसुलिन के जीन के बारे में स्टडी करने के लिए, तो वो उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन हो सकता है। ओके। जब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड जो प्लाज्मिड है तो उसका स्टिकी एंड भी प्रोड्यूस हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो आपका स्टिकी एंड होता है उसको हम लोग मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे किस एंजाइम के बारे में, एंजाइम से जो कि है डीएनए लाइगेज। मर्ज करने के बाद जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने प्रोड्यूस किया है उसको आप लोग को बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने आपने जब रिसर्च करते हो इस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, आप एक या दो बैक्टीरियाज के ऊपर रिसर्च नहीं करते हो। आपके पास एक कॉलोनी होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है।
तो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि आपने जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले हो उस कॉलोनी में, कितने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया ने कैप्चर किया है और कितने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया कैप्चर नहीं किया है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं स्क्रीनिंग बोलते हैं। और स्क्रीनिंग होने के बाद सिलेक्शन होने के बाद स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग होने के बाद आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे मान लो कोई इंसान अगर इंसुलिन के जीन के ऊपर काम करना चाहता है तो उसका प्रोडक्ट होगा क्या, इंसुलिन ही बनेगा, क्योंकि इंसुलिन का जीन है मतलब इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन। और आपको पता होगा जो भी जीन्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, जीन्स क्या करते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन करते हैं और फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग जनरली सेंट्रल डॉग्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। सो ये था एक ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में। और एक बार आपको अच्छे से बोल देता हूँ, जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं। जनरली ई कोलाई बैक्टीरिया को लेते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज के ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो पहले हम लोग को सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद हम लोग प्लाज्मिड को अलग करेंगे। प्लाज्मिड को अलग करने के बाद हम लोग जो जीन को चाहते हैं वो जीन तो ऐसे हमको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो पहले हमको डीएनए को अलग करना पड़ेगा और डीएनए से हम लोग वो डीएनए और जो आपका प्लाज्मिड है उसको हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम लोग कट करेंगे, कट करने के बाद जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा वो सेम टाइप का स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा। और सेम टाइप का स्टिकी एंड प्रोड्यूस होने के बाद हम लोग उसको मर्ज कर देंगे, ऐड कर लेंगे बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज होने के बाद जो आपका डीएनए हो गया उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन जब भी हम लोग करते हैं, सिलेक्शन में एक चीज़ किया जाता है जिसको हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड किया है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब ये है जो आपने जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस कॉलोनी में ऐड किए, जैसे मान लो जैसे एक कॉलोनी है, एक ऐसा कॉलोनी, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। जब इसके अंदर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालोगे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब ऐसा थोड़ी ज़रूरी कि हर बैक्टीरिया ही उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैप्चर कर ले। तो जो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैप्चर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैप्चर नहीं करता है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म। या फिर जो कुछ भी नहीं कैप्चर करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म। ओके। तो ये था सिलेक्शन, उसके बाद करते हैं स्क्रीनिंग और फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये था एक ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जो जो एंजाइम्स यूज़ करते हैं उसी एंजाइम्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला एंजाइम आता है आपका लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ को ब्रेक करते हो, उसी को हम लोग लाइसिस बोलते हैं। और उसी लाइसिस से हमको एंजाइम का नेम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। तो लाइसिंग एंजाइम हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या फिर प्लांट होते हैं या फिर फंजाई होता है उसके ऊपर सेल वॉल बना हुआ होता है। लेकिन सेल वॉल का जो कंपोजिशन रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो जनरली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना हुआ होता है। और जो फंजाई होता है उसके ऊपर जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। और जो प्लांट सेल होता है उसके ऊपर जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। इसीलिए उसी से हम लोग डिराइव करते हैं डिफरेंट एंजाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है उसी को ब्रेक करता है। ठीक है। और ये जो लाइसोजाइम होता है वो जनरली टीयर्स में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डिजीज़ या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा सा कम रहता है, इसीलिए क्योंकि उनके जो आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, उसी टीयर्स में आपको लाइसोजाइम भी देखने के लिए मिलता है। तो जब भी
आपको बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को आइसोलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है और इसके ऊपर ये एक ये एक ऐसा ऐसा जो दिख रहा है ये उसका सेल वॉल है, और उसके अंदर आपको ऐसा सर्कुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये बेसिकली क्या है, आपका प्लाज्मिड है। और ये जो आउटसाइड में है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और इसी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, इसी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए उसी एंजाइम को हम लोग लाइसोजाइम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंजाइम को अगर हम लोग देखेंगे, अब मान लो कोई ऐसा भी होगा ना, ऐसा थोड़ी ज़रूरी कि है कि हम लोग हमेशा बैक्टीरिया की प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे। हम लोग अगर फंजाई की डीएनए को भी आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम लोग काइटिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे। काइटिनेज इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है। तो काइटिन को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज़ करते हैं उसी को हम लोग काइटिनेज बोलते हैं। उसी टाइप का अगर आपको प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है तो आप सेल्यूलेज एंजाइम यूज़ करते हो। सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करता है, और सेल्यूलोज जनरली प्लांट सेल के ऊपर जो सेल वॉल होता है वहाँ से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये था लाइसिंग एंजाइम। और लाइसिंग एंजाइम के बारे में आपको तीन चीज़ें याद रखना पड़ता है कि लाइसोजाइम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। लाइसोजाइम जनरल बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है काइटिनेज जो कि फंजाई का सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। और उसके बाद आता है आपका सेल्यूलेज जो कि प्लांट सेल के जो सेल वॉल होता है उसी को ब्रेक करने में यूज़ किया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट एंजाइम जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम का मतलब क्या है? क्लीविंग एंजाइम मतलब ब्रेक करना होता है। क्लीव का मतलब होता है ब्रेक करना होता है। ओके। आपको पता होगा, चाहे आपको पता होगा चाहे कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे आपका डीएनए हो जिसको हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए हो जिसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये दो टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड रहता है इसमें एक बॉन्ड बना हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में होता है, जिसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो बेसिकली क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली आपके जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसी को ब्रेक करने में यूज़ होता है। जब भी हम लोग क्लीविंग एंजाइम की बातें करते हैं तो क्लीविंग एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप का क्लीविंग एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस का मतलब ये है, एंडो मतलब इनसाइड और न्यूक्लियस मतलब जो कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। तो इसको अगर आप इस वर्ड को अगर देखने की कोशिश करते हो, ये जो एंडो न्यूक्लियस है इसमें आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलता है। एक होता है एंडो, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। और न्यूक्लियस मतलब क्या है? न्यूक्लियस का मतलब ऐसा एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब ये है चाहे डीएनए हो या चाहे आरएनए हो, ऐसा कोई भी एंजाइम, अगर कोई भी ऐसा एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक करता है तो उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इधर एंडो दिया गया है, मतलब ऐसा कोई एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता हो लेकिन उसके अंदर, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही उसको ब्रेक करता हो, तो उसी को हम लोग एंडो न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये एक डीएनए है, डीएनए में दो एंड्स होते हैं, एक होता है 5 प्राइम एंड और एक होता है 3 प्राइम एंड। तो अगर कोई भी मान लो ऐसा कोई भी एंजाइम है, ऐसा कोई भी एंजाइम है अगर डीएनए को ऐसे बीच में ऐसे ब्रेक करता है, मतलब बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, तो उसी एंजाइम्स को हम लोग एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लियस। जैसे एंडो का मतलब होता है इनसाइड, उसी टाइप का एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब क्या है? मतलब फ्रॉम द टर्मिनल। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये होता है फ्रॉम टर्मिनल, फ्रॉम टर्मिनल। ओके। टर्मिनल एंड से जो एंजाइम डीएनए को ब्रेक करता है उसी को हम लोग एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। अब आपको पता होगा जो डीएनए होता है, डीएनए में दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है।
कोई भी एंजाइम अगर 5 प्राइम एंड से कट करता है तो उसको 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। अगर कोई एंजाइम 3 प्राइम एंड से डीएनए को कट करता है तो उसको 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो इधर वही चीज़ लिखा गया है। एक्सोन्यूक्लियस ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए को कहाँ से कट करता है, फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स। और ये जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। अगर 5 प्राइम एंड से डीएनए को कट करता है तो उसको हम लोग 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। इधर मिस्टेक हो गया, इधर 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। और अगर 3 प्राइम एंड से डीएनए को कट करता है तो उसको 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। ये थोड़ा सा स्लाइडली मिस्टेक हो गए। तो हमने पहले ये पढ़ा कि लाइसिंग एंजाइम क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम का पहला पार्ट था एंडोन्यूक्लियस और सेकेंड पार्ट था एक्सोन्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट जो एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अलग अलग नेम भी है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल सीजर्स यूज़ करते हैं तो उसी टाइप का मॉलिक्यूलर सीजर्स जो रहते हैं उसी को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का और भी एक नाम होता है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उसको हम लोग, उनका नाम है डब्ल्यू हार्बर। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। आपको नाम से पता चल रहा होगा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे, और एंडोन्यूक्लियस का मतलब है ऐसा ऐसा न्यूक्लियस या फिर ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए के अंदर कट करता है। इधर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है। एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस है जो कि बहुत स्पेसिफिक जगह पर कट करता है और उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये है, चाहे आप कोई भी वर्ड को लेफ्ट से पढ़ो या फिर राइट से पढ़ो, उसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैं एक इधर वर्ड लिख रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं मैडम। मैडम को चाहे आप लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ो या फिर राइट से लेफ़्ट की ओर पढ़ो, वो एक ही बात है, वो मैडम ही होगा। सो बेसिकली इस टाइप को सीक्वेंसेस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बातें करते हैं तो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस रहता है जिसको हम लोग शॉर्ट में पीएस लिख रहा हूँ, ये दो टाइप का होता है। जैसे मैंने अभी लिखा मैडम, वो सिंगल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। और कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डबल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बेसिकली एक डबल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। डबल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद कट भी करता है। ठीक है, तो ये था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस टाइप का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कट करता है। जैसे इधर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम ये है कि जो इको आर वन, बैम H1, हिंट 3, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो इधर GAATTC, ये अगर लेफ़्ट से राइट की ओर पढ़ोगे, इधर से इधर की ओर पढ़ोगे तो GAATTC है। लेफ्ट नीचे वाले स्टैंड से अगर उसको राइट से लेफ़्ट की ओर पढ़ोगे तो वो भी GAATTC। सो ये बेसिकली एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और इसमें दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है, इसको इसीलिए हम इसको डबल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो जब भी कट करते हैं वो हमेशा स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टिकी एंड क्या है, जैसे मान लो एक ऐसा डीएनए, डीएनए की अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बीच में अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इधर एक हिस्सा बिल्कुल लटका हुआ है, इधर एक हिस्सा बिल्कुल लटका हुआ है।
तो ये जो ओवरहैंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसी को हम लोग स्टिकी एंड्स बोलते हैं, और वही स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग ये देखें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसी को हम लोग स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह पर कट करता है। उसी स्पेसिफिक जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और जब ये कट करता है आपका स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है। अब जब भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बातें करते हैं तो इसमें एक नेमिंग होता है कि हम लोग नेमिंग कैसे करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में एक इधर एग्जांपल लिखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं इको R1। इको R1 को अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहला लेटर है जो कि कैपिटल में लिखा गया है, जिसको जो कि जीनस से आइसोलेट किया जाता है। जैसे इको R1 जो रहता है वो इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इश्चेरिचिया को शॉर्ट में ई लिखा गया है। और को मीन्स कोलाई जो कि शॉर्ट फॉर्म में को लिखा गया है। और जो आर रहता है, आर को हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन रहते हैं, तो वही आर स्ट्रेन के बारे में बातें किया गया है। और ये जो आर स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेन का जो पहला लेटर है वो नॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है, लेकिन जो उसके बाद रहता है उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ एंजाइम्स बोलते हैं। मतलब किस ऑर्डर में इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। तो इस एंजाइम को पहले आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इको R1 या फिर इको RI लिखा गया है। और ये जो आई लिखा जाता है ये बेसिकली रोमन लेटर में यूज़ किया जाता है, लेकिन आपका जो जीनस का पहला लेटर और जो स्पीसीज का जो नेमिंग होता है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। इतना सब पढ़ने के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली 3 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 जिसको हम लोग बोलते हैं। जिनमें से जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पर कट करता है, और वो जनरली मैग्नीशियम कैटायन को यूज़ करता है फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो ये था बिल्कुल आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखें कि ये एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कट करता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल्स में हम लोग याद रखेंगे इको R1, बैम H1, हिंड 3। और इसका नेमिंग जब हम लोग करते हैं जीनस, स्पीसीज और स्ट्रेन और ऑर्डर ऑफ एंजाइम के बेसिस में करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 एंड 3। जो 2 रहता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इको R1 के बाद जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम रहता है, उसी को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, वेट अ सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज़ लाइक ए ग्लू। डीएनए लाइगेज इज़ लाइक ए ग्लू, क्योंकि ग्लू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो प्लाज्मिड होता है, मैंने आपको बताया था, आप जब भी प्लाज्मिड लेते हो और आपका एक डीएनए लेते हो, उसी डीएनए के अंदर उसी डीएनए के अंदर आपको इतना पार्ट प्रेजेंट रहता है जिसको आप बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ये दोनों को आप पहले क्या करते हो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब जैसे मान लो इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको भी इको R1 से कट करोगे और इस डीएनए को भी आप को इको R1 से कट करोगे। अब कट करने के बाद होगा क्या? कट करने के बाद ये होगा कि आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ये एक अंदर और ये बाहर का हिस्सा कुछ एक ऐसा एक कट जैसा दिखने के लिए मिलेगा। और जैसे मान लो ये एक ऐसा राउंड टाइप का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ऐसा एक आपका सॉरी
ऐसा एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर है, और ऐसा आपका देखो दो एंड्स आपको ऐसे स्टिकी एंड मिलता है, और इसी स्टिकी एंड को जॉइन करने में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, जिसको आप बोलते हैं डीएनए लाइगेज। मतलब ये लाइके एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जिसको जो आपका प्लाज्मिड और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को आपको ऐड करने में हेल्प करता है। उसी को हम लोग डीएनए लाइगेज बोलते हैं। डीएनए लाइगेज भी दो टाइप्स का होता है। जैसे मान लो एक डीएनए लाइगेज होता है जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और एक डीएनए लाइगेज होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोट्स में डीएनए लाइगेज प्रेजेंट होता है वो काम करने के लिए उसको एटीपी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में काम करता है उसी को काम करने के लिए Na++ चाहिए, एक एंजाइम्स की तरह या फिर एक एनर्जी के सोर्स की तरह चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, फोर्थ एंजाइम। पहला एंजाइम हम लोग पढ़े थे लाइसिंग एंजाइम। दूसरा एंजाइम हम लोग पढ़े थे लाइसिंग एंजाइम के बाद जो आपका होता है जिसको हम लोग इधर बोलते हैं कि अभी हम लोग देखे थे कि जो एंजाइम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद हम लोग पढ़े डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बाद जो एंजाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हो कि डीएनए का जो 5 प्राइम एंड होता है वो उसमें फॉस्फेट लगा रहता है, और जो 3 प्राइम एंड होता है उसमें OH जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो एक ऐसा ऐसा डीएनए है, डीएनए का जो 5 प्राइम एंड होता है और एक होता है 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड में हमेशा फॉस्फेट ग्रुप रहता है, और 3 प्राइम एंड में हमेशा OH ग्रुप रहता है। तो ये 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है। तो ये थे अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम। ओके। एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जस्ट जो काम करता है उसी का जस्ट अपोजिट एक काम करता है एक एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, उसका ऑपोजिट काम करता है। मतलब जैसे आपने अभी देखा अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो रहता है वो फॉस्फेट को 5 प्राइम एंड से रिमूव करता है, लेकिन जो आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज होता है वो आपको फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। मतलब जैसे मान लो एक ऐसा डीएनए है, ऐसा एक डीएनए है, इसका एक 5 प्राइम एंड है जो कि पहले किससे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है। अब इस OH के बदले अगर आप देखो तो ये H को हटा के उसके बदले क्या ऐड करता है, फॉस्फेट ऐड करता है। इसी ऐड करने का जो एंजाइम रहता है जो कि 5 प्राइम एंड में फॉस्फेट को ऐड करता है उसका एंजाइम है उसका नाम है PNK, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं PNK। PNK मीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम आता है जिसको आप लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ दी वायरसेस में प्रेजेंट रहता है। वायरसेस में ये RNA को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए में कन्वर्ट करने में कोशिश करता है। तो जो भी ऐसा कोई भी एंजाइम जो कि आरएनए को डीएनए में यूज़ करता है बनाने में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर और अच्छे से क्विक रिवाइज करें हम लोग क्या क्या पढ़े एंजाइम्स के बारे में, तो जब भी हम लोग एंजाइम्स के बारे में देखते हैं, एंजाइम्स के बारे में जब भी हम लोग देखते हैं तो पहले आता है आपका लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम में हम लोग 3 चीज़ पढ़े, लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलोज। क्लीविंग एंजाइम में हम लोग पढ़े एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। उसके बाद हम लोग पढ़े रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का कितना टाइप्स है वो भी देख लिए। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद जो आता है आपका डीएनए लाइगेज देख लिए। डीएनए लाइगेज एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज और पीएनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज वो अपोजिट तरीके से काम करते हैं, वो अपोजिटली एक्ट करते हैं। और जो डीएनए लाइगेज होता है वो दो टाइप्स का होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक डीएनए लाइगेज एटीपी को यूज़ करता है, और प्रोकैरियोटिक एनएडी को यूज़ करता है एज एन एनर्जी सोर्स। उसके बाद हम लोग ये देखें कि आपका जो लास्ट एंजाइम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए को डीएनए में बनाने में हेल्प करता है। और ये जो एंजाइम्स रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस में प्रेजेंट रहता है, जिसको जो कि उसके जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसी को डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग और एक प्रोसीजर बोलते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके आप कोई भी चीज़, जैसे मान लो आप डीएनए हो या फिर आरएनए हो या फिर प्रोटीन हो, उसको आप लोग सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उनका नाम है एजी टिसेलियस। 1937 में वो डिस्कवर किया था। और इसी प्रोसेस के वजह से हम लोग डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक बेसिक फंडा होता है, जो मोबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की वजह से। जैसे जो मोटा आदमी होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है, वो मतलब कम स्पीड से दौड़ सकता है। लेकिन एक पतला आदमी हो जो कि जिसका मास अगर बहुत ही कम हो, उसका मोबिलिटी ज़्यादा होता है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। ओके, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, और जिसका मास कम होगा जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो जनरली हम लोग दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, और इतना ही सिलेबस में है, क्योंकि वैसे अगर पढ़ना चाहे तो बहुत टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस हम लोग उस चीज़ को लिमिटेड रखे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक होता है पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो एगारोज और पॉलीएक्रिलामाइड नाम दिया गया है, ये डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ, कौन सी चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसी को बेस करके हम इसको नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एगरोज और पॉलीएक्रिलामाइड। एगरोज जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मतलब अगर आप इधर देखो, ऐसा इधर जो ऐसे डॉट डॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये सब बेसिकली एक जेल रहते हैं। ये होता है जेल। और ये जो जेल रहता है वैसे तो हमारे आँखों को दिखता नहीं, लेकिन उसी जेल में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स रहते हैं, और उसी होल से आपको डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को जाना पड़ता है। अगर आप इस होल्स की साइज़ को देखें, जब आप एगरोस की बातें करते हो, तो एगरोस में जो होल्स रहते हैं जो कि जेल में रहते हैं, हालांकि हमको दिखता नहीं है, लेकिन जो होल रहता है उसी होल का जो साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है इन केस ऑफ एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन पॉलीएक्रिलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो पोर साइज़ रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है। इसीलिए हम लोग लार्ज साइज डीएनए को यूज़ करने, सेपरेट करने के लिए एगरोज का इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल साइज डीएनए होता है उसको हम लोग आइसोलेट करने के लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मूवमेंट कैसे, क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है जो कैथोड रहता है वो आपका क्या रहता है, नेगेटिव एंड रहता है, और जो एनोड रहता है वो पॉजिटिव एंड रहता है। और आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि डीएनए के जो बैकबोन रहता है उसमें बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप को प्रेजेंट रहने के वजह से जो डीएनए का जो बैकबोन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए डीएनए को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो वो कैथोड से लेकर एनोड तक पहुंच जाता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागता है डीएनए। ठीक है। इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम लोग डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट तो कर लेंगे, लेकिन डीएनए तो ऐसा तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है जो कि हमको मतलब नेकेड आई से दिख जाए। अब डीएनए को विजुअलाइज या फिर देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डीएनए को देखने के लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईटीबीआर बोलते हैं, या फिर इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। एक केमिकल यूज़ करते हैं, उसी केमिकल्स को जब आप यूज़ करते हो और उस केमिकल्स के ऊपर जब आप यूवी लाइट देते हो तो एक ऑरेंज कलर का बैंड प्रोड्यूस होता है,
और बैंड प्रोड्यूस होने के बाद आपको पता हो जाता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, और उसके बाद आप डीएनए को इल्यूट कर सकते हो या फिर सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये है, जैसे वेक्टर का मतलब ये है, जैसे मान लो जैसे आपने आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप पहुंचाना चाहते हो। अब डी जीन तो ऐसा तो चल चल के बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुस जाएगा। अब उसको पहुंचाने के लिए हमको कोई एक कैरियर चाहिए, उसी कैरियर को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और इसको क्लोनिंग वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे क्लोन्स बनाता है, अपना आप कॉपी बनाता है, इसीलिए हम इसको क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अगर देखते होगे कि जब भी हम लोग क्लोनिंग वेक्टर को यूज़ करते हैं तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है, जो प्लाज्मिड्स रहते हैं और बैक्टीरियोफेज रहते हैं। बैक्टीरियोफेज मतलब जैसे कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो कि कोई भी ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरियाज को अटैक करता है, तो वो अपना इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर में का मतलब क्लोन बनाना होता है। क्लोन मतलब अपना कॉपी, अपना रेप्लिका बनाना होता है, जिसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर में दो दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में, बहुत सारे इवन बोर्ड एग्ज़ाम या फिर नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि PBR 322 के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। PBR 322 के बारे में अगर हम लोग देखें, इसमें जो P होता है, P प्लाज्मिड के लिए स्टैंड करता है, और B एंड R जो कैपिटल में लिखा गया है वो दो साइंटिस्ट के बारे में लिखा गया है, जो कि जो साइंटिस्ट डिज़र्व करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलिवर एंड रॉड्रिग्वेज। ओके, तो ये जो दो साइंटिस्ट के नाम से लिखा गया है B एंड R, जिसको हम लोग बोलिवर एंड रॉड्रिग्वेज बोलते हैं। और 322 जैसे कि मैंने इको R1 में जैसे आपको बताता है इको RI, जो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर इसीलिए दिया गया था फॉर द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। तो इसीलिए इसमें भी एक ऐसा सीक्वेंस दिया गया है जिसको हम लोग 322 बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है। जैसे आप जब भी क्लोनिंग वेक्टर के देखते क्लोनिंग वेक्टर के बारे में देखते हो, तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि PBR 322 के बारे में। PBR 322 के बारे में अगर आप देखोगे तो इसमें एक ओराई साइट प्रेजेंट है। ओराई मतलब एक ऐसा साइट जहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, जिसको हम लोग ओराई साइट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं ROP साइट। ROP साइट मतलब रिप्रेसर ऑफ प्रोमोटर साइट। अब जैसे इसका काम क्या है, इसको भी अगर हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आपका आता आ, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये भी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये जो PBR 322 है, इसमें इसका जो साइज़ रहता है ये बहुत ही छोटा रहता है, जिसमें 4361 बेस पेयर रहता है। ओके, और इसका कॉपी नंबर बहुत ही कम रहता है। कॉपी नंबर कम क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जो ROP साइट है वो इतना फास्ट रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद इधर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का साइट रहता है, जिसको PST1, EcoR1, HIND3, BAM-H1 ये सब रहता है। और इसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर्स जिन यूज़ करते हैं, जनरली दो इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर जिन यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन रहता है वो R1 स्ट्रेन से आइसोलेट किया जाता है, और टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन रहता है वो R6 स्ट्रेन से आइसोलेट किया जाता है। ओराई साइट PMB1 बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। तो ये अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और ओराई साइट का जो जीन है वो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है। ओके, तो ये था अबाउट द PBR 322। PBR 322 के बाद और भी उसी टाइप का एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं POC 19।
PUC19 भी एक एक्स्ट्रा एक वेक्टर रहता है। इसमें जो P रहता है ये भी P फॉर प्लाज्मिड रहता है। और UC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ से ये इसको मेड किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था। और 19 रहता है एक स्पेसिफिक नंबर। ये भी स्मॉल वेक्टर रहता है जिसमें जैसे हम लोग देखें PBR 322 में जो नंबर ऑफ बेस पेयर रहता है वो 4361, लेकिन इसमें जो बेस पेयर रहता है वो 2686 रहता है। ओके, तो इसमें भी आपको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन देखने के लिए मिलेगा। इधर भी आपको लैग जेड जीन देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको ओराइसाइट देखने के लिए मिलेगा। ओके, और लैग जेड जीन आपको पता होगा, जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो रेगुलेशन रहता है उसमें तीन चीज़ें रहता है, एक होता है जेड, एक होता है वाई और एक होता है ए। तो जो जेड होता है वो एक लैग जेड जो एक एंजाइम बनाता है जिसको हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज बोलते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसा एंजाइम रहता है जो कि एक्स गैल नाम की एक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैग जेड। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए। पहला चीज़ जो सबसे पहला रहना चाहिए जिसको हम लोग ओराइसाइट बोलते हैं। ओराइसाइट एक ऐसा साइट होता है जिसमें जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और बिना ओराइसाइट के एक वेक्टर कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पता होगा कि रिप्रेसर है प्रोमोटर साइट, जिसको हम लोग ROP साइट बोलते हैं। ROP साइट एक ऐसा साइट रहता है जो कि रेगुलेट करता है नंबर ऑफ कॉपीज़, कितना कॉपी बनेगा उस वेक्टर का, उसको रेगुलेट भी तो करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर गया तो बस कॉपी करता 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 जाए। कॉपी मतलब जो स्कूल में कॉपी होता है वो नहीं, मतलब अपना जो रेप्लिका बनाना होता है। ऐसा ज़रूरी है क्या हमेशा वो बस कॉपी करता रहेगा? नहीं, एक सर्टेन स्टेज के बाद उसको रेगुलेट करना पड़ता है। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए जो साइट प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग ROP साइट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन रहता है वो ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से अलग करता है। कैसे अलग करता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लो ऐसा एक बैक्टीरिया है, ऐसा एक बैक्टीरिया, ऐसा एक बैक्टीरिया, तीनों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसमें पहले वाले में आपका रिकॉम्बिनेंट DNA प्रेजेंट है, सेकेंड वाले में आपको बस नॉर्मल DNA प्रेजेंट है, और थर्ड वाले में कुछ नहीं है। तो ये जो दोनों है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड बोलते हैं, और ये जो बाकी थर्ड वाला है इसको हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बोलते हैं। मतलब ये से थर्ड वाले को पहले और सेकंड से कैसे अलग किया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन बोलते हैं। उसी के लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर जीन यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। तो इधर आप बॉक्स में अगर देखोगे तो पहला जो बॉक्स है वो बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक है, और सेकंड और थर्ड वाला जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। मतलब सेकंड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, लेकिन थर्ड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, और जो सेकंड और थर्ड वाला है वो ट्रांसफॉर्म्ड है। नॉन ट्रांसफॉर्म को ट्रांसफॉर्म से अलग करने के लिए जो जीन यूज़ किया जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन। उसके बाद आता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब यह है कि उस वेक्टर में, उस प्लाज्मिड वेक्टर में कौन सी जगह पर आप क्लोनिंग कर सकते हो। जनरली जो वेक्टर रहते हैं वो मल्टीपल क्लोनिंग साइट को प्रीफर नहीं करते। मल्टीपल क्लोनिंग साइट को प्रीफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब वेक्टर में बहुत सारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगे तो बहुत वो वेक्टर मतलब बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो वेक्टर रहते हैं उसमें क्लोनिंग साइट्स मोस्टली एक ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमको स्क्रीनेबल मार्कर। स्क्रीनेबल मार्कर जो जीन रहता है उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं।
जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी इधर दिखाया, इधर आप बहुत अच्छे से देखोगे, ये जो बॉक्स है, इसमें एक जगह पर देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है और दूसरे जगह पर लैग जेड प्रेजेंट है, मतलब सेम जगह पर। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, जी ओ आई प्रेजेंट है, तो लैग जेड इधर एब्सेंट है पहले वाले बॉक्स में। दूसरे वाले बॉक्स की अगर हम लोग बातें करें, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है मतलब लैग जेड क्या है, प्रेजेंट है। तो उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इधर यूज़ करेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एक्चुअली क्या हुआ है इस जगह पर। तो इधर आप अगर देखने की कोशिश करो, इधर बहुत अच्छे से अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा उधर लैगजेड नहीं होगा। लैगजेड नहीं होगा मतलब मैंने अभी बताया लैगजेड का एंजाइम काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाना। तो अगर लैगजेड ही एब्सेंट है तो मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब कलर क्या आएगा, ब्लू कलर आएगा। उसका ऑपोजिट सिनेरियो, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट एब्सेंट है तो मतलब क्या है, लैग जेड प्रेजेंट है। और लैग जेड प्रेजेंट है मतलब लैग जेड किस प्रोटीन को यूज़ करेगा, किस प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडिस। और बीटा गैलेक्टोसाइडिस क्या करता है, एक्स गैल नाम के कुछ सबस्ट्रेट को लेकर ब्लू कलर के प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस के वजह से हम लोग एक ब्लू और वाइट कलर का कॉलोनी आता है, जिसको हम लोग ब्लू वाइट स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के वेक्टर रहते हैं। जनरली जो वेक्टर रहते हैं, जिसका हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में अभी देख के आए, जिसमें हम लोग देखें PBR322 क्या है, PUC19 क्या है। कुछ वेक्टर ऐसे भी रहते हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग RI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टिमोफिशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस से आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद आता है फाज वेक्टर। फाज वेक्टर एक लार्ज फ्रैगमेंट्स, मतलब अप टू 50 kb तक DNA को क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसके बाद आता है कॉस्मिड। कॉस्मिड जो रहता है वो कॉस साइड्स और लैम्बडा फेज और प्लाज्मिड से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद ऐसा कोई भी वेक्टर होता है जो कि सटल, मतलब जैसे बैडमिंटन में जो शटल रहता है वो दूसरी मतलब कहीं पर भी जा सकता है, उसी टाइप का जो इसी में जो सटल वेक्टर रहता है, वो सटल वेक्टर प्रोकैरियोट सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल दोनों में काम कर सकता है। उसके बाद आता है दो वेक्टर जिसको बोलते हैं बैक और यक। बैक वो होता है जो कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, एफ प्लाज्मिड से आइसोलेट किया जाता है। और इसका यहाँ का अगर देखें, यह जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम रहता है उसका जीनोम साइज सबसे हाईएस्ट रहता है और ये जनरली मैपिंग में यूज़ किया जाता है। इसका एक ट्रिक होता है कि मोदी पानी लाओ चाय पिलाओ फिर बाय। जो बाय में जो सबसे वाई में आता है वाई, तो वही वाई इस सबसे लार्जेस्ट वेक्टर साइज। तो आपको अगर पूछा जाए तो इनमें से कौन सा वेक्टर साइज सबसे ज़्यादा साइज का DNA को कैरी कर सकता है, तो उसका आंसर होगा यक वेक्टर, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं PCR। PCR को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, और जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उसको हम लोग कैरी मोलिस के नाम में जाना जाता है। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन रहता है, सिंथेटिक रेप्लिकेशन रहता है। जब जैसे हमको पता है कि हमारे सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन रहता है वो एक नॉर्मल फिनोमेना रहता है, लेकिन PCR को हम लोग आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक DNA लेते हैं जो कि हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसी को हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका पहला प्रोसेस रहता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब जो DNA को हम लोग आइसोलेट करते हैं उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है, उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन टेम्परेचर। और डीनेचुरेशन टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल यूज़ किया जाता है जो कि वायरलेस रूल को यूज़ किया जाता है। वायरलेस रूल में आपको देखने के लिए मिलता है 4Gc+280। तो ये जो डीनेचुरेशन होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। ओके,
और डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपका पहला प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद आता है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, जब आप डीनेचर कर लिए तो ये जो डीएनए के बीच में जो स्पेस था ये बिल्कुल ओपन हो गया, ये बिल्कुल सेपरेट हो गए दोनों स्ट्रैंड्स। दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हो गए उसके बाद आपका था एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है आप डीएनए के एक एंड पर प्राइमर को चिपकाते हो। प्राइमर को इसीलिए चिपकाते हो क्योंकि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है ना वो खुद से रिप्लिकेशन नहीं कर सकता है, उसी को 3' एज OH एंड चाहिए, इसलिए आप प्राइमर ऐड करते हो। और प्राइमर जो ऐड करते हो, प्राइमर क्या करता है, 3' OH एंड प्रोवाइड करता है। उसी 3' OH को यूज़ करते हुए आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम करता है, रेप्लिकेशन करता है, इसीलिए हम लोग प्राइमर को यूज़ करते हैं। और प्राइमर को जो अटैच करने का जो प्रोसेस रहता है उसको हम लोग एनीलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। एनीलिंग टेम्परेचर जनरली 60 डिग्री में होता है। एनीलिंग होने के बाद एक साइड में ये जो रेड कलर का लिखा गया है, ये रेड कलर प्राइमर अटैच हो गया है। प्राइमर अटैच होने के बाद प्राइमर को यूज़ करते हुए उसी डायरेक्शन में डीएनए को रेप्लिकेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको मैंने एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जब डीएनए अपना काम करता हुआ आगे बढ़ेगा तो चीज़ें एम्पलीफाई हो गई, उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है जब आप पीसीआर करते हो। जो एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्योंकि आपको हमने देखा अभी जो आपका डीनेचुरेशन होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है। अगर हम लोग नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करेंगे तो वो एंजाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा एंजाइम यूज़ करेंगे जो कि हीट को रेजिस्ट कर सके, जिसको हम लोग बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। उसके बाद हम लोग डीएनटीपीज़ को यूज़ करेंगे। डीएनटीपीज़ मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, यूटीपी, ये सब को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको पता है प्राइमर यूज़ करेंगे। और प्राइमर भी दो टाइप का प्राइमर, एक होगा फॉरवर्ड प्राइमर और एक होगा रिवर्स प्राइमर। उसके बाद बफर यूज़ करेंगे और फाइनली हम लोग डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब जैसे डीएनए में जब ओकेज़ की फ्रैगमेंट बनता है फाइनली उन सबको ऐड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए लाइगेज। तो ये था बेसिकली आपका अ, आपका जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर बोलते हैं। उसके बाद तो ये बेसिकली ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप डीएनए को कैसा कोई भी सेल्स में भेज सकते हो, कोई भी बैक्टीरिया के सेल में भेज सकते हो। अगर बैक्टीरिया गुस्सा हो गया तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे, तो उस चीज़ में आपको बैक्टीरिया को रेडी करना पड़ता है। तो रेडी करने को बोलते हैं कॉम्पिटेंट, बोलते हैं कॉम्पिटेंट। जब आप डीएनए को इंसर्ट करना चाहते हो बैक्टीरिया के अंदर, आपके पास तीन प्रोसेस रहता है। एक होता है माइक्रो इंजेक्शन, एक होता है जीन गन, एक होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। माइक्रो इंजेक्शन मतलब आप डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के सॉरी कोई भी होस्ट सेल ले लो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, सॉरी चाहे यूकैरियोट में कोई भी सेल जैसे एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल, उसका जो न्यूक्लियस के अंदर आपको अगर डीएनए को भेजना है तो आप डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। जीन गन का आप इसीलिए यूज़, जीन गन जब आप देखते हो, जीन गन में जनरली कुछ मेटल्स को यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग टंगस्टन या फिर गोल्ड बोलते हैं। टंगस्टन या फिर गोल्ड बोलते हैं। आपको पता होगा जो आप फिज़िक्स में पढ़ते हो P=mv, जो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, या फिर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो उसी चीज़ को इधर यूज़ किया गया। जो जीन गन होता है उसमें आपको टंगस्टन और गोल्ड को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके किया जाता है। तो ये था, एक चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके एंड में हम लोग देखेंगे कि ये ओवरव्यू क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, आप जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हो तो उसमें आप एक बैक्टीरिया को लेते हो। बैक्टीरिया को जब भी हम लोग लेते हैं, बैक्टीरिया के जो बाहर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन।
पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर जो सेल वॉल बना हुआ होता है उसी को पहले ब्रेक करना पड़ता है। जैसे हम लोग जब भी रूम को जाते हैं पहले हम तो अपना गेट क्रॉस करके जाते हैं ना, तो गेट को क्रॉस करना मतलब गेट को क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब आप बैक्टीरिया की सेल के अंदर जाते हो तो पहले बैक्टीरिया का जो गेट है उसको तो तोड़ना पड़ेगा। उसी गेट को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ कर किया जाता है उसको हम लोग लाइसोजाइम बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद उसका जो सेल वॉल रहता है और जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो बिल्कुल टूट जाएगा। टूटने के बाद बैक्टीरिया के अंदर जितने भी प्रोटीन्स होंगे उस प्रोटीन्स को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रोटीन थोड़ी चाहिए, हमको तो प्लाज्मिड चाहिए। तो प्रोटीन्स को हम लोग ब्रेक करना पड़ेगा। प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनेज के। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए होगा उसी को भी ब्रेक करेंगे। कौन से एंजाइम से? बाय द एंजाइम ऑफ आरएनएज। अब आरएनए को सेपरेट करने के बाद हम लोग फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन के मेथड्स को देखेंगे। फिनॉल क्लोरोफॉर्म में अगर आप देखोगे जो फिनॉल रहता है वो जनरली नॉन पोलर रहता है, लेकिन जो आपका डीएनए रहता है वो आपका पोलर रहता है। और आपको पता है कि जो पोलर होता है वो पोलर चीज़ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब जो क्लोरोफॉर्म है मतलब वो भी पोलर है और डीएनए भी पोलर है, और पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यूज़ होने के बाद आपका जो क्लोरोफॉर्म और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर मिलता है और क्लोरोफॉर्म नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने के बाद आप डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब प्लाज्मिड को अलग करने के बाद प्लाज्मिड और जीनोमिक डीएनए को, जैसे कि मैंने बताया था, आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ता है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जब आप कट करते हो तो आपके पास स्टिकी एंड बन जाता है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आप सेपरेट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हो। सेपरेट करने के बाद वही जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप प्लाज्मिड्स के साथ ऐड करते हो बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज होने के बाद आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, सिलेक्शन करते हो, स्क्रीनिंग करते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है आपकी प्रोडक्ट। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द चैप्टर। एक क्विक रिवीजन था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और मैंने कोशिश किया है कि 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। और इस चैप्टर में अगर कोई भी चीज़ हालांकि बाकी रही नहीं रहना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी चीज़ बाकी रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा हो सकता है। और मैं कोशिश करूँगा ऐसा क्विक रिवाइज वीडियोज़ लाने के लिए। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी जल्दी हो सके उस वीडियो को लाने के लिए कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।